brought to you by Infinix. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आज हम पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक घमासान की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। जानेंगे वकील के कत्ल का इल्जाम पूर्व प्रधानमंत्री पर क्यों लगा, आर्मी चीफ ने किसके गले का फंदा कसने की धमकी दी, लाहौर में 7 जून की रात हुई नॉट सो सीक्रेट पार्टी में क्या कुछ हुआ और पाकिस्तान के संकट में अमेरिका ने कैसे एंट्री मारी, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, आज से हम दुनियादारी में एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, रोड टू आर्काइव। अब से हम शो की शुरुआत में किसी ऐतिहासिक घटना की वीडियो आपको दिखाएंगे। आपको मौका मिलेगा कैमरे की नजर से इतिहास में दाखिल होने का। आज का वीडियो 20वीं सदी के सबसे निर्णायक हमले से जुड़ा हुआ है, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के साथ साथ पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया, द पर्ल हार्बर अटैक। तारीख 7 दिसंबर 1941, दिन रविवार का। मेनलैंड अमेरिका से 3000 किलोमीटर दूर उत्तरी प्रशांत महासागर में पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अमेरिकी सैनिक रूटीन ट्रेनिंग में व्यस्त थे। उस समय तक अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। वो ग्रेट ब्रिटेन को हथियारों की सप्लाई जरूर कर रहा था, लानत मलानत भी हो रही थी, लेकिन किसी देश ने औपचारिक तौर पर उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया था, इसलिए सैनिकों को किसी हमले की आशंका नहीं थी। उसी रोज पर्ल हार्बर से लगभग 6000 किलोमीटर दूर जापान में जुइकाको एयरक्राफ्ट कैरियर पर कुछ और ही खेल चल रहा था। सैनिकों को जल्दी जगा दिया गया था, उन्हें सम्राट के प्रति वफादारी की कसम दिलाई गई। फिर वे फाइटर प्लेन्स में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। वे जापान के इतिहास का सबसे निर्णायक हमला करने जा रहे थे। इस हमले का ख्याल सबसे पहले जापानी नौसेना के एडमिरल इसोरोकू यामामोटो के मन में आया था। दरअसल यामामोटो ने ब्रिटिश नेवी के अधिकारी हेक्टर बॉयवॉटर का लिखा उपन्यास पढ़ा था, द ग्रेट पैसिफिक वॉर। हेक्टर ने किताब 1925 में लिखी थी। इसमें भविष्य में अमेरिका और जापान के बीच युद्ध की कल्पना की गई थी। इस काल्पनिक युद्ध की शुरुआत जापान के हमले से होने वाली थी। फिर नवंबर 1940 में तरांतो की लड़ाई हुई। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने इटली की नौसेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यामामोटो को लगा हेक्टर बायवॉटर की भविष्यवाणी सच हो सकती है। उसके आदेश पर कैप्टन मिनोरू गेंदा ने पर्ल हार्बर पर हमले की योजना बनाई। इरादा था सरप्राइज अटैक कर अमेरिकी नौसेना को पूरी तरह से तबाह कर देना। योजना को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा कैप्टन मित्सुओ फुचिदा पर था। अब हमले की बारी थी, लेकिन एक पेच अभी भी बाकी था। 1907 के हेग कन्वेंशन के तहत किसी देश के खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले उसे बताना जरूरी था। जापान ने ऐन मौके पर अमेरिका को संदेश भेजा, लेकिन किसी वजह से वो उन तक पहुंच नहीं पाया। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:55 पर जब पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू हुई, तब तक जापान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की थी। जापान का हमला महज 75 मिनटों तक चला। They blasted the quiet of a Sunday morning into the holocaust of war. The reality was a shock. जब तक हमला खत्म हुआ तब तक 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके थे। अमेरिका के 19 जंगी जहाज तबाह हुए। 3 जहाज समंदर की टोह लेने निकले थे। जापान को उनकी लोकेशन नहीं मिल सकी, जिसके चलते वे बच गए। जापान को 129 सैनिकों का नुकसान हुआ था। एक को युद्धबंदी बनाया गया। इसके अलावा जापान को 29 एयरक्राफ्ट्स और 5 सबमरीन्स भी खोने पड़े। इस हमले के बाद अमेरिका का रहा सहा सब्र भी चला गया। अभी तक अमेरिकी जनता युद्ध के खिलाफ रैलियां निकाल रही थी। हमले के बाद लोग जंग की मांग करने लगे। 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी। I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इसी के साथ अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था। ब्रिटेन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। 26 दिसंबर 1941 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। बोले, What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? चर्चिल ने चेतावनी तो दे दी थी, लेकिन उनकी राह इतनी भी आसान नहीं थी। जापान ने महज 17 दिनों में ब्रिटेन की कॉलोनी हांगकांग पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया पर भी हमले की धमकी दी। वे इंडो चाइना, बर्मा, मलाया तक पहुंचे। फिलीपींस में अमेरिका के एयरबेस पर भी हमला किया गया। डगलस मैकार्थर फिलीपींस में अमेरिकी सेना के कमांडर थे। रूजवेल्ट ने उन्हें भाग जाने का आदेश दिया ताकि उन्हें युद्धबंदी ना बना लिया जाए। मैकार्थर ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर कहा, मैं वापस लौटूंगा। मैकार्थर आगे चलकर जापान से सरेंडर कराने वाले थे। 1944 आते आते इटली और जर्मनी की हालत पस्त हो चुकी थी। जापान को कई मोर्चों से पीछे हटना पड़ा था। अमेरिकी सेना अंदर तक घुस चुकी थी। तब जापानी फाइटर पायलट्स ने आत्मघाती हमला शुरू किया। वे अपने प्लेन को अमेरिका के जंगी जहाज़ों पर गिराने लगे। अमेरिका का नुकसान बढ़ता जा रहा था, लेकिन जापान सरेंडर करने के लिए राजी नहीं था। आखिरकार अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराने का फैसला लिया गया। इस तबाही के बाद जापान लड़ने की स्थिति में नहीं बचा था। उसने 2 सितंबर 1945 को टोक्यो बे में यूएसएस मिसोरी नामक जंगी जहाज पर बिना शर्त सरेंडर कर दिया। The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान, जहां एक हत्याकांड ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। 6 जून को सीनियर वकील अब्दुल रज्जाक शार क्वेटा हाई कोर्ट की तरफ जा रहे थे। कुछ बाइक सवारों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, फिर गोलीबारी कर दी। शार को 15 गोलियां लगीं। उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। हमलावरों का कहीं कोई अता पता नहीं था। पुलिस भी अंधेरे में थी। इस बीच नेताओं ने शोक प्रकट करने की औपचारिकता पूरी की। बलूचिस्तान में वकीलों ने अदालत का बॉयकॉट किया। शार के करीबियों ने कहा, पारिवारिक विवाद में हत्या हुई। धीरे धीरे मसला ठंडा होने लगा था, लेकिन शाम होते ही पूरा मजमून बदल गया। जल्दी ये केस नेशनल लेवल पर चर्चा में आ गया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा, इस हत्या के सूत्रधार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह हैं। दोनों को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर शहबाज शरीफ के सलाहकार अब्दुल्ला तरार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तरार ने आरोप लगाया, हत्या इमरान खान के इशारे पर हुई है। वो राजद्रोह के आरोप से बचने के लिए साजिश कर रहे हैं। ये राजद्रोह वाला केस क्या है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तैयारी चल रही थी, लेकिन इमरान के इशारे पर नेशनल असेंबली के स्पीकर इसे बार बार टाल रहे थे। 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश बताकर खारिज कर दिया। इसके कुछ मिनट बाद राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान की सिफारिश पर नेशनल असेंबली भंग कर दी। विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को अवैध करार दिया। नेशनल असेंबली बहाल कर दी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का आदेश भी दिया। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात वोटिंग हुई। इमरान सरकार गिर गई। उन्हें बड़ा झटका लगा था, लेकिन ये इकलौता नहीं था। वोटिंग से पहले नेशनल असेंबली भंग करने को लेकर उनके ऊपर राजद्रोह के आरोप लग रहे थे। तभी अब्दुल रज्जाक शार ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें इमरान और कासिम सूरी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई थी। इस याचिका पर 7 जून 2023 को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही उनकी हत्या हो गई। इसी को आधार बनाकर अब्दुल्ला तरार ने शार की हत्या का आरोप इमरान पर लगाया था। 7 जून को शार के बेटे ने हत्या का केस दर्ज कराया। उसने भी इमरान को ही आरोपी बनाया है। एफआईआर में बताया, मेरे पिता को धमकियां मिल रही थी। उन पर राजद्रोह वाला केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें इमरान खान के इशारे पर मारा गया है। इमरान के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए।
इस मामले पर पीटीआई का भी जवाब सामने आया। पार्टी बोली, हमारे नेता को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन की बात आई तो एक मीटिंग की याद भी आ गई। 7 जून को पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स की सालाना कॉन्फ्रेंस खत्म हुई रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में। इसमें पाक आर्मी के सभी बड़े अफसर इकट्ठा हुए थे। 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुल्क की मौजूदा स्थिति क्या है, अंदर और बाहर क्या चुनौतियां हैं और जंग की स्थिति में पाक आर्मी कितनी तैयार है। इस बार की कॉन्फ्रेंस 2 वजहों से चर्चा में रही। नंबर 1, टाइमिंग। पाकिस्तान बड़े राजनीतिक संकट से इस वक्त जूझ रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सेना को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। यूं तो पाकिस्तान की राजनीति में सेना का दखल हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो पर्दे के पीछे रही है। इमरान ने उन्हें खुलकर ललकारा। 9 मई के बाद से लड़ाई आमने सामने की हो चुकी है। एक और बात, इस बार की कॉन्फ्रेंस 4 दिनों तक चली। इतनी लंबी मीटिंग्स बरसों पहले वॉर ऑन टेरर के दौर में हुआ करती थी। नंबर 2, आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान। देश विरोधी ताकतें और उनके आका फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के जरिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सभी ताकतों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस बयान की व्याख्या कुछ इस तरह की जा रही है कि इस चेतावनी का इशारा इमरान खान की तरफ था। 9 मई की हिंसा के बाद पीटीआई के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान को दोबारा से अरेस्ट नहीं किया गया है। जानकारों का कहना है कि स्टैब्लिशमेंट पहले नींव को कमज़ोर करना चाहती थी, उसके बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब ये साफ नहीं कि इमरान पर किस तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान की राजनीति में बड़ी हलचल मचने वाली है। इसकी बानगी वकील अब्दुल रज़ाक शार की हत्या के बाद दर्ज मुकदमे में साफ साफ दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि स्टैब्लिशमेंट के दबाव में इमरान को आरोपी बनाया गया है। वैसे दबाव तो पाकिस्तान सरकार पर भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान के राजनीतिक संकट में अमेरिका की एंट्री भी हो चुकी है। 7 जून को अमेरिका के विदेश मंत्रालय से पीटीआई समर्थक खदीजा शाह को लेकर सवाल पूछा गया। खदीजा 23 मई से जेल में बंद हैं। उन पर जिन्ना हाउस में हमला कराने का आरोप था। 23 मई को उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पहले उनका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। पहले ये ऑडियो क्लिप आप सुनिए। आज सुबह मैं अपने आप को पुलिस के अथॉरिटीज़ के हवाले करने जा रही हूँ। आई हैव टेकन दिस डिसीजन बिकॉज़ मेरे लिए पिछले 5 दिन बहुत मुश्किल गुजरे हैं। मुझे अपनी इतनी परवाह नहीं है, बट मेरी फैमिली के साथ जो किया गया है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने मेरे वालिद साहब, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड को आधी रात को मेरे घर में घुस के उनको अगवा किया। खदीजा के पास पाकिस्तान और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर अमेरिका की नज़र भी बनी हुई है। विदेश मंत्रालय के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने कहा कि हमने काउंसलर एक्सेस की दरख्वास्त की है। हमें उम्मीद है कि गिरफ्तार लोगों पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। We've been following the case of Khadija Shah and have asked Pakistani officials for consular access to her. As I've previously said, we always urge foreign governments to allow and follow consular notifications for procedures when American citizens are detained. Believe Ms. Shah is a dual national, and so we continue to engage directly with the government of Pakistan on this. काउंसलर एक्सेस क्या होता है? इसके जरिए एक देश की सरकार को किसी दूसरे देश की जेल में बंद नागरिकों से राब्ता करने का अधिकार मिलता है। मान लीजिए साउथ अफ्रीका का कोई नागरिक भारत की जेल में बंद है। ऐसी स्थिति में साउथ अफ्रीका सरकार को उससे मिलने या बात करने के लिए भारत की परमिशन चाहिए। इसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन देनी होती है, फिर संबंधित देश की सरकार इस पर फाइनल फैसला लेती है। 8 जून को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया, हमें अमेरिका की एप्लीकेशन मिली है, इसे गृह मंत्रालय के पास रिव्यू के लिए भेज दिया गया है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, खदीजा शाह आखिर हैं कौन? खदीजा पेशे से फैशन डिज़ाइनर हैं। उनके ब्रांड्स पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी चलते हैं। खदीजा के पिता सलमान शाह परवेज़ मुशर्रफ के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। उनके नाना आसिफ नवाज जंजुआ अगस्त 1991 से जनवरी 1993 में मौत तक पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे। उनकी मौत भी रहस्य बनकर रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर में जहर की पुष्टि हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने जंजुआ की मौत का आरोप नवाज शरीफ पर लगाया था। खदीजा शाह पीटीआई की सदस्य नहीं हैं। उनका कहना है कि वो बस समर्थक की हैसियत से प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। जिन्ना हाउस में कोई तोड़फोड़ नहीं की थी और ना ही किसी को उकसाया। खदीजा ने इमरान की गिरफ्तारी के बाद सेना के खिलाफ कई ट्वीट्स भी किए, लेकिन जल्दी ही उन्हें डिलीट कर दिया था, माफ़ी भी मांगी थी।
आर्मी बैकग्राउंड से आने के बावजूद खदीजा पर इतनी सख्त कार्रवाई क्यों? दरअसल एस्टैब्लिशमेंट संदेश देना चाहती है कि कोई भी हमसे ऊपर नहीं है। जानकारों का कहना है कि इसके जरिए आर्मी के अंदर मौजूद इमरान के समर्थकों को भी टाइट किया जाएगा। खदीजा शाह का मामला समझ में आ गया। अब आखिरी अंक की तरफ चलते हैं। नॉट सो सीक्रेट पार्टी। इमरान की पार्टी से रिश्ता तोड़ने वाले नेता कहां गए? कुछ ने कहा था राजनीति छोड़ देंगे, कुछ बोले थे राजनीति से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन 7 जून को कुछ ऐसा हुआ कि सहसा याद आया, दावे हैं, दावों का क्या? ऐसा क्या हुआ? लाहौर में एक दावत हुई। किसने दी? जहांगीर खान तरीन ने। इस दावत में इमरान के कई पूर्व वफादारों ने हाजिरी लगाई, जैसे फवाद चौधरी, आमिर कियानी, अली जैदी, इमरान इस्माइल आदि। इन सभी ने सेम पैटर्न पर 9 मई की हिंसा की आलोचना करने के बाद इमरान से दोस्ती तोड़ ली थी। कईयों ने कहा था कि अब राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने अपने कहे का मान नहीं रखा। अब वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसका नाम इश्तिखाम-ए-पाकिस्तान पार्टी बताया जा रहा है। इसके सूत्रधार जहांगीर खान तरीन है। कुछ दिनों पहले पीटीआई के एक और बागी गुट ने डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाया था, उसने भी तरीन का हाथ थाम लिया है। कहा जा रहा है कि नई पार्टी पीटीआई, पीपीपी और पीएमएलएन का विकल्प बनेगी। इन्हें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का भी सपोर्ट है। तरीन इस नई कवायद को लीड करेंगे। दिलचस्प है कि तरीन एक समय तक इमरान खान के सबसे खास लोगों में गिने जाते थे। वैसे तरीन है कौन? वो पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में से हैं। उनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है। शराब और माइनिंग के बिजनेस में उनका नाम है। कई चीनी मिलें चलती हैं। पाकिस्तान में चीनी के कारोबार पर उनका एक अधिकार है। इसी वजह से उन्हें शुगर किंग भी कहा जाता है। तरीन 2002 से 2017 तक पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली के मेंबर थे। 2011 में उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद के अयोग्य ठहरा दिया। उन पर लंदन में अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी छिपाने का आरोप था। दोषी साबित होने के बावजूद इमरान और तरीन का याराना बना रहा। 2018 में आम चुनाव में पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उन्हें बहुमत के लिए कुछ निर्दलीय सांसदों की दरकार थी। तब तरीन ने ही बहुमत जुटाने में मदद की थी। उन्हें पार्टी में किंग मेकर की तरह देखा जाने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कभी पीटीआई को समस्या आती थी, तरीन तारणहार बनकर सामने आते थे। एस्टैब्लिशमेंट से नजदीकी और बेशुमार पैसा तरीन के 2 हथियार थे, हैं और शायद हमेशा रहेंगे। इमरान और तरीन के रिश्ते कैसे बिगड़े? 2020 में जहांगीर तरीन का नाम मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर क्राइसिस में सामने आया। उन्हें विलन बनाकर पेश किया जाने लगा। कहा जाता है कि इसके पीछे इमरान के कुछ करीबी लोग थे। वे इमरान और तरीन के बीच दरार पैदा करना चाहते थे। दूसरी तरफ इमरान सेना और एलीट क्लास पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे। तरीन के खिलाफ जांच बिठाकर उन्होंने खुद को जनता का हितैषी साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। 2022 की शुरुआत तक तरीन बुरी तरह खफा हो चुके थे। फरवरी में वो इलाज का बहाना बनाकर प्राइवेट जेट से लंदन गए। अंदर खाने खबर चलती है कि तरीन ने चुपके से नवाज शरीफ से मुलाकात की। इसी मीटिंग में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मसौदा तैयार हुआ था। लंदन से लौटने के बाद उन्होंने इमरान का फोन उठाना तक बंद कर दिया। उनके खेमे में पीटीआई के 31 सांसद थे। इमरान की सरकार गिराने के लिए काफी थे। इन्हें तरीन ग्रुप कहा जाता था। तरीन ग्रुप ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया। आखिरकार 9 अप्रैल 2022 को इमरान की सरकार ने विश्वास मत गवा दिया। विपक्ष में आने के बाद इमरान ने तरीन पर कई संगीन आरोप लगाए। बोले वो मुझसे गैर कानूनी काम कराना चाहता था, मैंने विरोध किया तो वो मेरे खिलाफ हो गया। वो मुल्क के सबसे बड़े लुटेरों का दोस्त बन गया है। इसके बाद इमरान और तरीन के रिश्तों में सुधार की बची खुची गुंजाइश खत्म हो चुकी थी। जून 2023 में तरीन इमरान की पूरी पार्टी को गायब करने की मुहिम का हिस्सा बने हैं। एक समय पर इमरान को सत्ता के अर्श पर पहुंचाने वाला व्यक्ति आज के दिन इमरान का पॉलिटिकल करियर खत्म करने पर आमादा है। यही राजनीति का अटल सत्य है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।